सबसे पहले शशि अस्थाना सर आपके पास चाहूंगी कि आपका पॉलिटिकल व्यू मैं लूं, लेकिन क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं इसलिए प्रायोरिटी मैं उसको देती हूं। और मैं समझना चाहती हूं कि इस तरीके के जब बयान आते हैं, हम देश की रक्षा, देश की संप्रभुता की बात करते हैं, और खास तौर पर जब हम हमारे पड़ोसी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है जो वैसे ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कई मायनों में, लेकिन अगर अपने ही देश की कोई पार्टी इस तरीके के उनके नेता बयान दे दे तो जाहिर बात है कि ये हेडलाइंस बनेगी ना दूसरे देशों में। और हम तो सब जानते हैं कि ये प्रोपेगेंडा वॉर क्या होता है। देखिए, मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिक्स की मैं पॉलिटिकल फिगर नहीं हूं जी सर। लेकिन मैं इसको सामरिक तौर पे जो आप बात बता रही हैं उसी का जवाब देता हूं। सबसे पहले, आजकल जो लड़ाई होती है वो दो चीजों में चेंज हो गई है। आजकल की लड़ाई जो है वो सेना की लड़ाई नहीं होती सिर्फ, एक इंफॉर्मेशन वॉर है, और एक और नई लड़ाई शुरू हुई है कि जो भी आपका टारगेट कंट्री है उसके अंदर आप अगर सोशल अनरेस्ट क्रिएट करा सकते हैं तो वो काफी इफेक्टिव तरीका माना जाता है किसी भी देश को कमजोर करने के लिए। बाहर की बहुत सारी ताकतें हैं जो ये कोशिश करेंगी कि हिंदुस्तान में ऐसा हो और इस किस्म की स्पेस ना दी जाए। ये सभी नागरिकों की जिम्मेवारी होती है। इस स्पेस को नहीं देने के लिए ये जरूरी है कि हमारे सारे सभी के सब जो भी बोलता है, जहां कहीं भी बोलता है, टीवी में बोलता है, मैं इंटरनेशनल टेलीविजन के ऊपर इतना जाता हूं, सब जगह जो भी बयान दिया जाए वो जिम्मेवार वाला हो, नंबर एक। नंबर दो, जब ये जो मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं कि ये नई स्ट्रेटजी है जिसका अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा है, इसका इतनी सारी रिजीम चेंज अगर कराई है तो उन्होंने भी ये इस्तेमाल किया है, चीन भी इसका इस्तेमाल कर रहा है और बहुत सारे देश इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस स्ट्रेटजी में सबसे ज्यादा जो जिनके ऊपर खतरा होता है वो होता है डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्रीज। भारत एक सबसे बड़ा वर्ल्ड में डेवलपिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चाहे कोई भी सत्ता पे हो, कोई भी लीडर हो, ये माना गया है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य होंगी, कुछ ना कुछ अंग पूरे देश में कहीं पे भी अगर आप उठाएंगे वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से पीड़ित जरूर होगा। अब जिसने टारगेट करना है हिंदुस्तान को, वो उस अंग को पकड़ेगा, उस अंग की बातचीत करेगा, उन्हें पैसे देगा और उनको आगे खड़ा कर देगा। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आते हैं उस दिन एक प्रोटेस्ट शुरू होता है और 3 दिन के बाद जब वो चले जाते हैं वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है बिना किसी कारण के। क्यों शुरू हुआ किसी को नहीं पता, क्यों खत्म हुआ किसी को नहीं पता। ये एक नई वॉरफेयर की तकनीक है जो पाकिस्तान भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और कर रहा है, बाकू भी कर रहा है जी सर, और बाकी लोग भी करेंगे। जाहिर है कि सभी जो नागरिक हैं उनको इससे बचना चाहिए, बिल्कुल, और इस रिफ्रेन करना चाहिए। और आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहली लाइन में सर कह दी, इसको इलैबोरेट करने से पहले, कि गैर जिम्मेदाराना रवैया आपका नहीं होना चाहिए, वो भी इस तरीके की सिचुएशन में। आप इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं कर सकते, आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं जो भारत की सरकार के स्टैंड से मेल ना खाता हो या फिर उसके विरुद्ध जाता हो या अपने ही देश में इस तरीके की संभावनाओं की बात करने लगता हो। जितेंद्र कुमार ओझा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओझा सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत दिन बाद आपसे चर्चा हो रही है सर। एक क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि डिबेट तो सब पॉलिटिकल है और डेफिनेटली आपका एक पॉलिटिकल व्यू भी मैं चाहूंगी, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी है, कल शपथ ग्रहण होने वाला, हम सब जानते हैं किस तरीके से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की है, किस तरीके से वो अमेरिका के संपर्क में लगातार रही है, फंडिंग को लेकर कितने आरोप लगे हैं जिसको लेकर शेख हसीना नाराज नजर आई, उस फंडिंग पर भी बैन लगाया। अब मैं आ जाती हूं अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव में सर, ये क्या सोचने वाली बात नहीं है कि जब इस तरीके का क्राइसिस पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, हमारे देश से इस तरीके के बयान जाएं जिसमें हम ये कहें कि ऊपर से, सतह से तो सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ वैसा ही सुलग रहा है जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा हो। हाउ इररिस्पॉन्सिबल डू यू सी इट? ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। मैं पॉलिटिकल नहीं, मैं सुरक्षा के हिसाब से देखता हूँ। जनरल साहब तो मिलिट्री सिक्योरिटी देखते थे, मैं पूरी टोटल सिक्योरिटी देखता था।
और मेरे छात्र जो हैं, मैं आपको पता होगा कि एक नेशनल एकेडमी हेड करता था बहुत कम उम्र में, तो मेरे छात्र डिफेंस फोर्सेज में भी है और हिंदुस्तान के करीब करीब सारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में है। तो हम लोग कहते थे कि सबवर्शन जो है वो मिलिट्री अटैक से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप दूसरे देश के सिस्टम में जाते हैं, उसको चोक कर देते हैं, वहीं के रिसोर्सेज से वहीं के लोगों को आप स्टेज करते हैं, उनकी पूरी डेवलपमेंट से लेके हर एजेंडा को आप डिसलोकेट कर देते हैं, वहां का सोशल कोहेजन फ्रैक्चर कर देते हैं। दो बातें मैं कहूंगा, जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है इसमें कोई शक नहीं कि शेख हसीना जी की थोड़ी गलती रही है, सरकार में भ्रष्टाचार रहा है, और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में एक बड़ा डेडलॉक्स आ गया है, खास करके पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसीज में, जिसका फायदा उठाया गया है। जहां तक आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका के रिजीम चेंजेस के बारे में जनरल साहब ने कहा, सारी दुनिया को पता है कि कहां कहां अमेरिका के डीप स्टेट ने रिजीम चेंज किया और वहां तबाही ला दी, और वहां पे रेडिकलिज्म के अलावा कुछ नहीं किया। भारत की जो बात करते हैं, भारत इस रीजन का सबसे बड़ा पावर है, पूरी दुनिया के लिए एक बीकन ऑफ होप है। हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन पॉलिटिकल हो या ऑपोजिशन हो या मीडिया हो या सिविल सोसाइटी हो, मैं कहता हूं कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम सभी को एक तरफ से होकर सोचना पड़ेगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ जनता के बहकावे से नहीं हुआ, ये एक कवर्ड वॉर था। कवर्ड वॉर में आईएसआई के जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल किए गए। मैं तो सिक्योरिटी के जो भी एक्सपर्ट हैं दुनिया भर में मेरी बातचीत होती रहती है, और हम सभी का मानना है कि यहां तक कि अमेरिका की भी डीप स्टेट में चाइना का वर्चस्व बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट कर रहे हैं, ये अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये यूरोप के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कई दफे इस रीजन में जो बातें दिखाई जाती हैं कि अमेरिका की पॉलिसी है, शायद कहीं ना कहीं उसमें चीन का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान तो एक मर्सनरी पावर है। जहां तक इस बात की बात ये कह रही है कि 2009-10 या 11 के आसपास मेरी याददाश्त आती है तो बहुत जबरदस्त ये चल रहा था कि पाकिस्तान के आईएसआई ने कहा था कि वो भारत के पार्लियामेंट स्ट्रीट पे इतने लोगों की भीड़ लाएंगे कि हमारे पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लेंगे। तो ये बात जो है कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो हमारे डेमोक्रेसी को ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, ये बात है ऑर्गेनाइज क्राइम की, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बार कहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत खतरनाक तरीके से पूरे दुनिया की डेमोक्रेसी को या पूरे दुनिया के लोगों को अपने चंगुल में रखना चाहता है। और इसमें एक और बात जो होती है, जैसे आप देखें कि वकरुज़्ज़मान जो शेख हसीना जी के रिश्तेदार भी थे, तो किस पोजीशन पे कौन कहां किस जगह मिला हुआ है, ये बातें समझ में नहीं आती है। और इसका एकमात्र तरीका है कि हम इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें। और जो कुछ भी ऐसी बात होती है, बांग्लादेश में ये जो बात हुई है वो उनके पूरे देश के लिए खतरनाक है। तो किसी भी देश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरीके से खत्म कर देना, इस तरीके से इलेक्शन को और पूरे प्रोसेस को इरेलेवेंट कर देना, पूरे प्रजातंत्र के लिए खतरा है। और पूरे अब मैं समझता हूं कि पीस लविंग जनता के लिए दुनिया में खतरनाक संदेश आता है। हम अपने प्रजातंत्र को मजबूत करें, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसका सीधे सीधे मेरा मानना है ये भारत के लिए बहुत ही खराब है। क्योंकि शेख हसीना जी बहुत सालों में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट लीड कर रही थी, सारे रेडिकल्स को उन्होंने खत्म किया, गलतियां उनसे हुई, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट रूप से भारत की भी एक शिकस्त है। ठीक है ओझा सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके पास समय कम था तो आपने हमें ज्वाइन इन किया। थैंक यू सो मच। फिर आपसे दोबारा से सर चर्चा करेंगे। रोमिंदर सचदेव सर आपके पास आते हुए, और इसी बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ जिसका जिक्र भी जितेंद्र कुमार ओझा कर रहे थे। बहुत सारे एंगल्स है इसमें सर, लेकिन मैं फिर बात करती हूँ क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे वॉर सिचुएशंस पर डिस्कशन करते रहे हैं। इन वॉर सिचुएशंस में सबसे ज्यादा एक अलग टूल के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है वो ये प्रोपेगेंडा वॉर है। वो जो हेडलाइंस बनती हैं विदेशों में, अखबारों में जो छपती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? वो इसी तरीके के स्टेटमेंट्स से निकलती हैं, इसी तरीके के बयानों से निकलती हैं। कल तक हम बात कर रहे थे, सर्वदलीय बैठक हुई है, ऑपोजिशन ने कह दिया है कि हम सरकार के स्टैंड के साथ हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक सियासी मंशा की बू फिर एक स्टेटमेंट के साथ आती है। आपका व्यू इस पर्सपेक्टिव में, और इसके डैमेजेस कितने बड़े हो सकते हैं? थैंक यू पूर्णिमा जी। मैं एक्चुअली आई विल टेक ऑन फ्रॉम वेयर जनरल अस्थाना जो कह रहे थे ना कि ये जो नई स्ट्रैटेजी है, और जो आप भी बात कर रही हैं प्रोपेगेंडा की, और ओझा जी भी जो कह रहे हैं, मैं काफ़ी वर्षों से एक टॉपिक पर लिखता हूँ और बात करता हूँ, और वो वर्ड मैंने कॉइन करा है बाय द वे। मुझे लगता है वो कन्वे करता है आज जो हो रहा है, वो है ऑप्टो पॉलिटिक्स। ये जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, जनरल अस्थाना भी जो बता रहे हैं ना, जो हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में या किसी देश की पॉलिटिक्स में, पर जियो पॉलिटिक्स में खासकर, और उसके ऊपर ये जो ऑप्टिक्स है प्रोपेगेंडा, तो इसका जो मिला जुला आज की दुनिया में जो हम डील कर रहे हैं, हम जियो पॉलिटिक्स से नहीं डील कर रहे।
जो नया वॉरफेयर है वो जियोपॉलिटिक्स पर बेस्ड नहीं है, वो बेस्ड है ऑप्टोपॉलिटिक्स पे, यानी कि ऑप्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स नीचे। और जैसे जनरल अस्थाना भी बता रहे थे, हर देश में, हमारे देश में भी, अमेरिका में भी, जापान में भी, इंग्लैंड में भी, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा, नो डाउट, फॉल्ट लाइंस, कमजोरी, वीकनेसेस हैं और होती हैं, जिनको हर देश अपने हिसाब से आगे सॉल्व और उनको एड्रेस करता है। तो ये ऑप्टोपॉलिटिक्स में तो खेल आधा तो यही है ना कि जिन देशों की ये जो फॉल्ट लाइंस हैं, कमजोरियां दिखती हैं, क्रैक्स दिखते हैं, डिविजन्स दिखते हैं, उनको एम्पलीफाई करो, उनको ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखाओ ताकि उस देश की छवि कम हो। छवि तो कम हो तो अलग बात है, उस देश के अंदर ही डिविजन्स बढ़े, ठीक है ना, ताकि उस देश के अंदर, अभी मानिए हमारे देश में कोई कमजोरी है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, पूरे देश को नहीं पता, बट सडनली उस कमजोरी को लेकर के हमारे या किसी भी देश में पूरा दुनिया बात करने ले, हमारा देश ही बात करने ले, सडनली वो कमजोरी बड़ी हो जाती है कंपेयर टू जो उसकी असलियत कंडीशन है, राइट? उसको एम्पलीफाई कर दिया जाता है, मैग्नीफाई कर दिया जाता है। तो ये डेफिनेटली ये खतरा है और ये खेल है। तो इस समय जैसे आप भी कह रही थी, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आई वुड से एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये जैसी स्टेटमेंट्स हैं, ये इस समय बांग्लादेश दुनिया की नज़रों में है। इन स्टेटमेंट्स को मीडिया कैरी करेंगे। यस, भारत में तो आप डिबेट ही कर रहे हैं हम सब, बट इंटरनेशनल मीडिया भी कुछ ना कुछ इसे उठाएगा कि इंडिया के अंदर भी अब दिख रहा है कि शायद ऐसा खतरा है, क्योंकि वहां के खास तौर पर जब लोग शेख हसीना कहाँ हैं, यहीं पर हैं, भारत के सॉइल पर हैं। ऐसे में भारत पर नजर, भारत से क्या निकल कर आता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। जल्दी से एक बार विपिन शर्मा जी आपके पास आते हैं, फिर मुझे हेडलाइंस के लिए जाना होगा, फिर के शर्मा जी आपके पास, सिंह साहब, चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगी। लेकिन विपिन शर्मा सर, मैं आपसे क्लियरली पॉलिटिक्स पर बात करूंगी। कल तक फिर मैं आती हूं इसी सवाल पर कि कल तक हम कह रहे थे एक सेम पेज पर नजर आ रहा है, विपक्ष भी एक सेम पेज पर नजर आ रहा है। अचानक से क्या हो गया, रात में बदल गया कि सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा जैसे लोग एक बार फिर से वो मशरूम टाइप्स आ गए बयान देने के लिए, ये कहते हुए कि भाई इंडिया में भी हो सकता है। अरे आप लोकतंत्र देखिए ना, आप ये देखिए ना कि यहां पर वैल्यूज किस तरीके की हैं। आप ये देखिए कि यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है तभी सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा इस तरीके के बयान दे सकते हैं। बहुत ताज्जुब हो रहा है कि जो इंडिया अलायंस के कुछ नेता जब बात करते हैं संविधान की, बहुत अच्छी बात है, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, और वहां पर अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? एक तरफ जो चुनी हुई सरकार है, अगर ये ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं या आग शह देने की बात हो रही है कि आप बोल रहे हैं कि जो हालात श्रीलंका में बने थे, बांग्लादेश में बने थे, वो हिंदुस्तान में भी बन सकते हैं, तो इससे ज्यादा दुख की, इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी कि आप लोग यू आर फ्यूलिंग पैशंस, मतलब आप यू आर स्टोकिंग पैशंस, और उसके क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है हिंदुस्तान को। हमने बहुत दंगे फसाद देखे। मैं उदाहरण के तौर पे व्यक्तिगत जाऊंगा थोड़ा, मेरे 90 वर्षीय पिताजी वो बताते हैं कि जब वो पाकिस्तान से आए, जब विभाजन हुआ था, तो किन परिस्थितियों में आए, वो सुन के दिल दहल जाता है। उसके बाद 84 के जब दंगे हुए, हमारे साथ में 2 सिख परिवार रहते हैं, बीच में कूदे थे मेरे पिताजी। मुझे बड़ा नाज होता है कि वो जान मान बचाई उन्होंने। तो देश ने काफी दंगे फसाद दिए देखे। यहां पर दायित्व होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मतभेद हो सकते हैं, यहां पर आप भाजपा को घेरे उनकी नीतियों के लिए कि उन्होंने जो वायदे करे थे 15 लाख के रोजगार देंगे, बिल्कुल हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं विपक्ष के साथ। लेकिन जहां तक देश की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। ये क्या ट्रेंड बन गया है? आप सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे। सेना के मुख्य को क्या बोला था? मैं तो वो शब्द भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं फौजी परिवार से आता हूं, एक फौजी का बेटा हूं। तो ये मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। हम लोग भले ही सरकार पे, सत्ता पे कोई भी काबिज हो, लेकिन देश हम सबका है, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। और जाहिर है कि यहाँ पर सरकार भी है, यहाँ पर सिस्टम भी है, यहाँ पर सेना भी है, और वो किसी की कठपुतली नहीं है, ये समझना होगा। अगर आप बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कंपैरिजन करते तो आप भारत का कंपैरिजन नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट।